जन्नत के पत्ते बाब नंबर 12। बेवकदा के साहिल पे लहरें पत्थरों से सर पटक रही थीं। उनका शोर उस ऊंचे सफ़ेद कस्र उस्मानी के अंदर तक सुनाई दे रहा था। महल अंधेरे में डूबा हुआ था सिवाय उसकी स्टडी के, जहां वो कुर्सी के पुश से सर टकाए बैठा था। सामने लैपटॉप की चमकती स्क्रीन पे वो पैगाम खुला था जो उसके अपनों की तरफ से आया था। उसका काम अदालत में आखिरी मराहिल में था। ताश के पत्तों के घर का आखिरी मरहला, फिर उसे रोपोश हो जाना था। कुछ अरसा रूपोश रह कर वो दोबारा इस्तांबुल आएगा, एक आखिरी काम निपटाएगा और फिर वापसी, अपने मुल्क वापसी। जब से उसने मेल पढ़ी थी वो अंगूठियां और ग्लासेस खुद से अलहदा करके मेज पर रख दी थी, और ये सिगरेट नोशी, उससे भी उसको जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। अब अब्दुर्रहमान पाशा को छोड़ने में कम वक्त रह गया था। उसके सर का दर्द वैसा ही था और बहुत सोचने के बाद असाबी दबाव भी महसूस हो रहा था। जर्मनी में उसने 15 जून के बाद की एक तारीख भी अपनी सर्जरी के लिए ले ली थी। डॉक्टर ने उसे उम्मीद दिलाई थी कि ऑपरेशन की कामयाबी का चांस इतना ही था जितनी नाकामी का। चूंकि वो बेवकदा से पिकअप करने से कबल ऑपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने तारीख बाद की ले ली थी। ये उसके काम का आखिरी मरहला था। इंडिया में आखिरी मरहले में सब कुछ बिगड़ गया था। आखिरी मरहले पे उसके दोस्त ने, जिसके पास वो मदद के लिए गया था, उसको पकड़वा दिया था। सर का दर्द हमेशा उसे उसी दोस्त की याद दिलाता था। उसने जहान के साथ अच्छा नहीं किया था। लोग बाज़ दफ़ा आपके साथ बहुत बुरा कर जाते हैं, इतना बुरा कि बस। तमाम सोचों को ज़हन से झटक कर उसने फ़ोन उठाया और एक्सचेंज स्टूडेंट का नंबर निकाला। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, ARP। मुख्तसर पैगाम लिखकर उसने हया को मैं भेज दिया। जब वो जवाब देगी तो वो उसको बर्गर किंग पे बुलाएगा, वहाँ पाशा बे को भी वो बुला लेगा। उसे पता था कि हया को वो मंजर दे कैसे दिखाना है। जब वो अपने शोहर को उस गुमशुदा शहजादे के साथ देखेगी तो जहान का काम आसान हो जाएगा। या तो वो जान लेगी कि वही अब्दुर्रहमान है, या फिर वो उसे तैयब हबीब का दोस्त समझेगी। दोनों सूरतों में वो उससे दूर चली जाएगी, भले तुर्की से ना जाए, बस इस्तांबुल से चली जाए। बाद में हमेशा की तरह वो माजरत करने उसके पास चला जाएगा और उसे मना लेगा, मगर वो वीडियो। उसने गहरी सांस लेकर मोबाइल रख दिया। वीडियो अभी तक लॉकर में थी। अगर वो जाने से कबल उसे नहीं निकाल पाई तो वो वीडियो वापस रख लेगा। हया ये सब 9 जून से 15 जून तक के वक्त में सेटअप करना होगा, अभी नहीं। वो रेस्टोरेंट आया तो तैयब हबीब उसका इंतजार कर रहा था। उसके मुतालबे वही थे और जहन का रवैया भी वैसा ही था। चंद दिन इंतजार कर लो, मैं तुम्हारी फैमिली को बाहर भिजवा दूंगा। मैंने बात की है, बहुत जल्द सब कुछ सेटल हो जाएगा, वो बेतासुर लहजे में कहते हुए रजिस्टर चेक कर रहा था। आज पाशा बे ने जवाबन गुस्सा नहीं किया, न ही उसे लान तान की। बस इतना कहा, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा काम जल्द अज जल्द कर दोगे जहान बे। आखिर फैमिली सबके लिए अहम होती है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उसके आखिरी अल्फाज पे जहान ने निगाह उठाकर उसे देखा। पाशा बे ने कोट का कॉलर दुरुस्त किया और अलविदाई मुस्कुराहट के साथ पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शायद वो सिर्फ धमकी दे रहा था, वो उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता था, ऐसे ही उसे धमकाना चाह रहा था। जहां सर चटक कर काम करने लगा। इंसान का अपनी इनफरादी सलाहियतों पे हद से ज़्यादा एतमाद बाज़ दफ़ा उसे दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर कर देता है। उसके साथ भी यही हुआ था, मगर अभी वो ये नहीं जानता था। शाम में वो मामूल के मुताबिक रेस्टोरेंट के किचन में खड़ा गोश्त काट रहा था जब उसका मोबाइल हल्के से टोन पे समझ गया कि पैगाम किसकी तरफ से था, मगर जब उसने फ़ोन जेब से नहीं निकाला। करीब ही उसके दो शेफ काम कर रहे थे। एक तो पुरानी वर्कर थी, मगर दूसरा तुर्क लड़का नया था। उसको जहान ने हाल ही में रखा था और जानता था कि वो तुर्क एजेंसी का है और सिर्फ उसकी जासूसी के लिए यहाँ काम कर रहा है। उसको रखने का फायदा यह था कि अब वो अपनी मर्जी की बातें तुर्कों तक पहुंचा सकता है। ट्रिपल एजेंट बनकर काम करना इस तरह और भी आसान था। उसने हाथ साफ किए, गोश्त रखा और खामोशी से बाथरूम की तरफ चला गया। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद किया और पैगाम खोला। चंद लम्हों में उसने पैगाम डिकोड किया और फिर जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया। वो लड़का उमर वो नहीं रहा था। उसे किसने मारा, कब और कहाँ मारा, कुछ मालूम ना था। वक्त जैसे एक दफा फिर बरसों पहले एक के अंताकिया में पहुंच गया था। वो अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी खोद रहा था, वो मिट्टी जिससे आज भी खुशबू आती थी। क्या उमर को दफन होने के लिए मिट्टी मिल गई होगी? क्या उसे खुद वो मिट्टी मिल पाएगी? उसके दिल में तकलीफ उठ रही थी, शदीद तकलीफ। उसने फोन जेब में डाला, टूटी खोली और सिंक पे झुककर चेहरे पे पानी के छींटे मारे, फिर सर उठाकर आईने में खुद को देखा। शिद्दत जब्त से उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी। दादा कहते थे कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना होती थी। वो ठीक ही कहते थे। उस वक्त बर्गर किंग एक कैद खाना ही था। वो सारा काम छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता था। वो बोस्फोरस के किनारे बैठकर ढेर सारा रोना चाहता था।
اگر دادا ہوتے تو کہتے فوجی رویا نہیں کرتے، کاش وہ ان سے پوچھ سکتا کہ آخر فوجی کا دل درد سے پھٹنے لگے اور جسے سارے جسم میں ٹوٹے کانچ اترنے لگیں تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا دنیا میں رونے سے بہتر دوا بھی کوئی ہوتی ہے؟ سلام جہان کہاں ہے؟ بلند آواز سے اتھل پتھل سالوں کے درمیان وہ باہر کہیں پوچھ رہی تھی جیسے وہ دوڑ کر آئی تھی۔ جہان نے ہولے سے نفی میں سر چھٹکا، تولیے سے چہرہ خشک کیا اور نم آنکھیں رگڑتا باہر آیا۔ وہ فریڈم فلوٹیلا کے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ جہاں اس سے نظریں بنائے بغیر سر جھکائے گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا، کنکھیوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا نے نقاب لے رکھا ہے۔ اس کے نقاب کے اندر سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے نیا نیا نقاب لینا سیکھا ہے، مگر پھر بھی نقاب نیٹ تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اتنا بدل کیسے گئی تھی؟ وہ بھی ایک دم سے نہیں، آہستہ آہستہ، مگر یہ تبدیلی کتنی اچھی لگی تھی اس میں۔ ابھی وقت تھا نہیں تھا اس خوشی کو جینے کا، ابھی اور موقع تھا۔ دل میں کچھ سا مر گیا تھا، مگر حیا بول رہی تھی مسلسل، اور وہ کنکھیوں سے صرف اس نہیں بلکہ پیچھے کام کرتے ہوئے نئے شیف کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کے ڈریسنگ بناتے ہاتھ ذرا سست پڑ گئے تھے۔ بچہ ذرا کچا تھا، مگر اسے کچا کام نہیں کرنا تھا۔ ابھی یہاں کہی گئی ایک ایک بات کہیں اور پہنچائی جاتی تھی، اور یہ پاگل لڑکی ترک فوج کے ایک کارندے کے سامنے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے۔ گو کی تربیت کے مطابق وہ کہیں کسی متنازع ہنگامے والی جگہوں پہ نہیں جاتا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ حیا کو منع کر دیتا، مگر پیچھے کھڑا لڑکا سب سن رہا تھا۔ ترک فوج بے حد سیکولر قسم کی فوج تھی، جہاں عبداللہ گل اور طیب اردگان کی حکومت کو ماڈرن مولویوں کی حکومت کہا جاتا تھا۔ وہیں ترک فوج اپنے دین سے بے حد متضاد خیالات رکھتی تھی، اور اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ترکوں کی گڈ بکس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ نتیجتاً وہ لڑکا تو پرسکون ہو گیا، مگر حیا پچھلی دفعہ کی طرح ایک مرتبہ پھر اس کو اور اس کے ریسٹورنٹ کو جہنم میں بھیج کر غصے سے وہاں چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا، اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ وہیں کھڑا خاموشی سے کام کرتا رہا۔ کام اسے کرنا تھا، کیونکہ حیا کی طرح وہ موڈ خراب ہونے پہ وہ دو چار چیزیں ہاتھ مار کر گراتے ہوئے ہر کسی کو جہنم میں بھیج کر کہیں دور نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً اس معاملے میں وہ کافی خوش قسمت تھی۔ پوری رات وہ بے حد ڈسٹرب رہا، پھر صبح سب کچھ ذہن سے جھٹک کر وہ گھر سے نکل آیا۔ فیری نے اس کدے کوئے سے پکڑنی تھی۔ کدے کوئے شہر کی ایشین سائٹ کی بندرگاہ تھی، اور سبانجی بھی ایشین سائٹ پہ واقع تھی، سو وہ منہ اندھیرے اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ جھیل کے پاس بیٹھی تھی، کتابیں سامنے پھیلائے، وہ جیسے کافی دیر روتی رہی تھی۔ اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، اور تب ہی ایسے ہی رو رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس لڑکی پہ بہت ترس آیا تھا جس کی زندگی نے اتنی مشکل بنا دی تھی۔ اس کے ساتھ چاندی کے پانی جیسے جھیل کے کنارے بیٹھے وہ بہت دیر تک ایک دھیرے دھیرے سے بہت کچھ سمجھاتا رہا۔ وہ اسے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ اٹھنے سے قبل اس نے پھر سے لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا کہا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ ممی کے ساتھ لندن چلی جائے، پھر بعد میں ایک دو روز کے لیے اپنی کلیئرنس کروانے بے شک آ جائے، مگر اپنا آخری مہینہ وہ اس شہر میں نہ گزارے۔ اس روز اسے لگا تھا حیا اس کو اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے پہ راضی تھی، مگر اعتبار وہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان قائم ہوا تھا۔ وہ روٹنے اور منانے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ جس روز اس کے امتحان ختم ہوئے اس سے اگلے دن وہ بے وقت آ گئی تھی۔ یہ عائشہ نے اسے بتایا تھا کیونکہ اس کا ٹریسر صرف سبانجی میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کو ٹریس کرنے کی خود ہی کوشش کی، یہ اتنا ضروری نہیں تھا۔ 11 جون کی رات وہ ممی کے ساتھ ان کی پیکنگ کروانے میں مصروف تھا جب ممی نے حیا کے بارے میں پوچھا، کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ پتہ نہیں، آپ کی بھتیجی کہاں اپنا پروگرام ہمیں بتاتی ہے، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ پھر اس نے سوچا وہ حیا سے پوچھ ہی لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے۔ وہ اپنا آخری مہینہ استنبول میں نہیں تو کدھر گزارے گی؟ یہی سوچ کر اس نے میجر احمد کی طرف سے اسے بس کیسی ہیں آپ لکھ کر بھیج دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی، پورے دن اس نے حیا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد، اس کے جواب میں بہت ٹوٹا بکھرا پن سا تھا۔ شاید وہ رو رہی تھی، وہ اس کی عادت کو اتنی اچھے طریقے سے جاننے لگا تھا کہ اس کے انداز سے وہ اس کے موڈ کا اندازہ کر لیا کرتا تھا۔ وہ موبائل لے کر کچن میں آ گیا اور بہت سوچ کر ایک ایسا جواب لکھا جو اس وقت اسے تسلی دے سکے۔ یقیناً اس کے نقاب پہ کسی نے کچھ کہا ہوگا، وہ دل چھوڑ کر بیٹھی تھی۔ عین ممکن تھا وہ کہنے والے کو ہاتھ میں آئی چیز بھی دے مار چکی ہو، یا کم از کم اسے جہنم تک پہنچا چکی ہو، پتہ نہیں اس کی تسلی ہوئی یا نہیں، مگر اس کا مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں آیا۔
सुबह वो बेवकदा नहीं गया क्योंकि आज हफ्ता था। वो चाहता था कि हया के हवाले से कुछ तय कर ले, मगर तभी काम के दौरान उसके जवाहिर मॉल के लॉकर्स के गार्ड का पैगाम मौसूल हुआ। एक लड़की जो सियाह अबाया में थी 9 नंबर लॉकर से कुछ ले गई है। ग्रेट। वो तेजी से अपनी जगह से उठा। उसे मालूम था उसे क्या करना है। इससे पहले कि वो सिसली से वापस सबांजी जाती, वो उसे और पाशा ने दोनों को अपने रेस्टोरेंट पहुंचने का कह चुका था। पाशा बे का मस्कन करीब ही था, सो वो हया से पहले पहुंच गया। क्या मेरा काम हो गया? पेनेट्रे में जाकर उसने पहली बात यही पूछी थी। नहीं, उसमें अभी कुछ वक्त है, तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? वो जैसे जिद छुआ था। तुम क्यों मुझे मिलना चाहते थे? होटल ग्रैंड के बारे में कुछ बात करनी थी, उसने पेनेट्रे का दरवाजा बंद करते हुए कहा। अपने पुराने शेफ को वो समझा चुका था कि इस तरह कि उसे किस तरह से हया को पिछली तरफ भेजना है। अब पाशा बे को होटल के मामलात के बारे में बताता। वो कनखियों से रोशनदान को देख रहा था जो उसने खोल रखा था। वो आएगी तो उसे सामने शेफ के चमकते शीशे में रोशनदान का अक्स नजर आ जाएगा। तब वो उनकी बातों से जान जाएगी कि दोनों के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है। हस्बे तवक्का पाशा बे जल्द ही होटल ग्रीन की बात खत्म करके अपने काम की तरफ आ गया और तब ही उसे वो रोशनदान की अक्स में नजर आई। वो जैसे ठिठक कर रुक गई थी। वो बिना जाहिर किए अपने मखसूस अंदाज में बात कहे गया। उसे मालूम था कि अंदर हया नहीं आएगी, मगर उसने दरवाजे पे दस्तक दी या घंटी बजाई। तब वो फौरन उसे जाने का कह देगा। वो जबरदस्ती तो अंदर नहीं आना चाहेगी, मगर जो हुआ उसके गुमान में भी नहीं था। तुम्हारी बीवी बाहर खड़ी है जहान, उस अंदर नहीं बुलाओगे? जैसे ही पाशा बे की नजर उस पर पड़ी, वो मुस्कुरा कर बोला। जहान को लगा किसी ने पेनेट्री का सारा सामान उस पर उलट दिया हो। वो कैसे जानता था हया को ये नामुमकिन था। वो उसे जहान की दोस्त कहता तो वो इतना शशदर न होता, मगर जहान की बीवी, उसे कैसे पता चला? इस बात का तुर्की में तो कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं था। फिर वो अब उसे हया के बारे में और भी बहुत कुछ बता रहा था। सबांजी एक्सचेंज स्टूडेंट, रॉम नंबर, वो सब जानता था। उसकी मुलाकात भी हो चुकी थी। हया ने इस बात में गर्दन हिलाकर तस्दीक की, मगर वो उन्हीं बेयकीनी नजरों से उसे देख रही थी। अगर वो दोनों मिल चुके थे तो पता नहीं इसने हया को क्या क्या बताया होगा। सब कुछ उल्टा हो गया था। उसने पाशा बे को वाकई अंडर एस्टिमेट किया था। उसने बेइख्तियार पाशा बे को गिरेबान से पकड़ लिया। अगर वो उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का सोचे भी तो वो वाकई उसे जान से मार देगा। हस्ब आदत तैयब पाशा की मुस्कुराहट सिमटी। वो झा की तरफ बैठ गया और उसकी बीवी से गर्ज ना थी, बस काम से थी। इसके जाते ही वो हया की तरफ पलटा, मगर अब वो बहुत देर हो चुकी थी। दीमत ने ठीक कहा था, बाज बातें सियाक व सबक के बगैर पेश की जाएं तो हीरो को विलन बना देती हैं। वो उसका एतबार खो चुका था। हया ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो फौरन वो जगह छोड़कर चली गई। मैं उसे तुर्की से भेजना चाहता था, मगर इस तरह नहीं, खुद से बदजन करके नहीं, खुद को बेतबार करके नहीं। सब कुछ उलट गया था। बहुत दफा मंसूबे उल्टे पड़ जाते थे। कोई भी इंसान मास्टर प्लानर नहीं हो सकता, वो भी नहीं था। दीमत की बात पूरी हुई। वो शोहर से बदजन होकर उससे दूर चली गई। उसने हया को बहुत फोन किया, मगर उसने जहान की कोई बात नहीं सुनी। वो चली गई और जैसे बस पर उसका पानी खामोश हो गया। सुरमई बगले उड़ना छोड़ गए, ट्यूलिप्स मुरझा गए और जैसे सारा इस्तांबुल उदास हो गया। वो चली गई और अपना ट्रेसर सबांजी के ड्रूम में ही छुड़ गई। ऐसा उसने कभी नहीं चाहा था, मगर ऐसा हो गया था। दीमत की बात पूरी हुई थी। हया के जाने के बाद मम्मी और अब्बा की रवानगी के इंतजाम भी मुकम्मल थे। मम्मी मजबूत औरत थी और वो अपने काम अकेले देख सकती थी। सारी जिंदगी उन्होंने ऐसी ही गुजारी थी। सो वो इस्तांबुल में अपना काम मुकम्मल करके जर्मनी जाने का इरादा कर रहा था। ये रोपोशी के दिन थे और इन दिनों में वो अपना सर्जरी करवा लेना चाहता था। 2-3 हफ्ते बाद उसे फिर से तुर्की जाना पड़ सकता है, शायद एक आखिरी काम के लिए। इसके बाद तुर्की के बाप को उसकी जिंदगी से निकल जाना था। जर्मनी आने से कबल वो तैयब हबीब पाशा से आखिरी दफ़ा मिला था। उसकी तमाम चीज़ें उसके हवाले करने से कबल उसने सिर्फ एक बात पूछी थी, तुम मेरी बीवी को कैसे जानते हो? सिर्फ मुझे सच सुनाना है। वो तैयब हबीब ने सच बताने से इनकार कर दिया। वो उसे कभी इनकार नहीं कर सकता था। उसके बेकौल उस रात जब वो बर्गर किंग के दाखिल दरवाजे के साथ वाली मेज पे चेहरे के सामने अखबार फैलाए बैठा था, तो उसने उन दोनों लड़कियों की गुफ्तगू सुनी थी जो वहां खड़ी थी। सयाह स्कार्फ वाली लड़की दूसरे को अपनी अंगूठी दिखाते हुए जहान सिकंदर से अपनी मंगनी और शादी का जिक्र कर रही थी, इसलिए वो उनके पीछे गया कॉफी शॉप तक, मगर वो डर गई और स्ट्रीट में उसके आगे भागती वापस बर्गर किंग तक आई। उसे अंदाजा था कि वो स्क्वायर तक जरूर आएंगी। सो वो वहीं उनका इंतजार करता रहा। जब रात 1:30 बजे वाली बस उन्होंने स्क्वायर से पकड़ी तो उसने उनकी यूनिवर्सिटी कैंपस तक पीछा किया और अगले रोज उसने एक जानने वाले से कहकर वो तमाम मालूमात निकलवा ली जो वो हया से मुतल्लिक यूनिवर्सिटी से निकलवा सकता था। उसने तैयब को उसके डॉक्यूमेंट्स दे दिए। फिर बेवकदा जाकर आने को बिलाखिर वो खबर सुना दी जिसका इंतजार करते हुए उन्हें 1 डेढ़ बरस बीत चुका था। उनका बेटा मिल गया था। वो ईरान में था और उसके कुछ दुश्मन इस्तांबुल उसकी वापसी की राह में रिकॉर्ड बने हुए थे। इतने अरसे बाद
पहली दफ़ा तैयब हबीब ने अपनी माँ को फ़ोन किया। आने खुशी वो तशक्कुर से बेहाल थीं। जब तैयब हबीब ने चाहा कि वो तीनों अब उसके पास ईरान चली आएं तो आने बेखुशी राज़ी हो गईं। अब आयशा की बारी थी। आने ने अपने तौर पर और जहान ने अपने तौर पर उसको साथ चलने के लिए कहा और सब्र शुक्र वाली लड़की थी और वो जानता था कि वो समझ चुकी है कि वो वक्त आन पहुंचा है जब उस मसनवी रिश्ते की डोर टूट जाएगी। अब्दुर्रहमान उनकी ज़िंदगियों से निकल जाएगा और वो एक दफ़ा फिर एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहेंगे। आयशा ने सब्र कर लिया। सारी अजियत दिल में दबाकर वो रवानगी के लिए पैकिंग करने लगी। वो बाहर को रोने और आयशा का चुप से अंदाज ही अंदर डिस्टर्ब हो रहा था। ये सब उसकी वजह से हुआ था। उसकी वजह से उसका कांटेक्ट तैयब हबीब उधर नहीं रह सकता था। आयशा और बहारे को अब्दुर्रहमान के बुलाने के लिए एक अरसा लगेगा। उसके बाद वो सारी ज़िंदगी किसी अजनबी पे एतबार नहीं कर सकेंगे। वो अपने अंदर की बहुत सारी तलखी उनकी ज़िंदगी में छोड़कर जा रहा था, मगर वो क्या करता, यही उसकी जॉब थी। मम्मी को अभी तुर्की से जाने में चंद दिन थे, मगर उसका काम ख़त्म हुआ सो वो जर्मनी चला गया। जिस रोज़ उसकी सर्जरी मुतवक्का थी उसी सुबह उसने हया को फ़ोन किया। वो उसे कहना चाहता था कि वो बीमार है, उसकी सर्जरी है, वो उसके लिए दुआ करे, मगर वो किसी और मूड में थी। उससे ज़्यादा फ़िक्र फ्लैश ड्राइव के पासवर्ड की थी। उस लम्हे का एक लम्हे उसका जी चाहा वो उसे बता दे कि पासवर्ड पासवर्ड ही है, दुनिया का आसान तरीन पासवर्ड। वो वीडियो खोलते ही उसे कॉल बैक करेगी। वो आज ही ऑपरेशन टेबल पे जाने से कबल उसकी आवाज़ सुन लेगा, मगर वो ऐसा न कर सका। अपनी कहकर उसने बहुत खुश लहजे में तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने का मजद सुनाया और फ़ोन रख दिया। बेहद इज़्तिरारी कैफियत में जहान ने फिर से उसका नंबर डायल किया, मगर अब वो फ़ोन उठाने से भी इनकार थी। वो जहान से भी बदजन थी और अपने नंबर से कॉल करके किसी लंबी चौड़ी सफाई के मूड में न था। बददिली से उसने फ़ोन एक तरफ रख दिया। ऑपरेशन से कबल डॉक्टर ने आखिरी दफ़ा पूछा था, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऑपरेट करना चाहते हो? वो सख्त ऑपरेशन टेबल पे लेटा था, अस्पताल के सब्ज़ गाउन में मलबूस। उसका चेहरा भी पुज़मज़दात सा लग रहा था। आखिरी दफ़ा उसने ऑपरेशन थिएटर की छत, लाइट्स और तैयार होते डॉक्टर और स्टाफ को देखा और सर हिला दिया। वो अपने रिस्क पे सर्जरी करवा रहा था। सारे सुज़ियाँ उसके खाते में ही लिखे जाते थे। जब एनेस्थीसिया देने एक डॉक्टर उसके करीब आया तो उसका जी चाहा वो उन्हें रोक दे। वो सर्जरी नहीं चाहता था, वो अंधा नहीं होना चाहता था, वो अपाहिज नहीं होना चाहता था, मगर अल्फाज ने जैसे साथ छोड़ दिया। चेहरे पे मास्क लगते वक्त उसका सारा जिस्म सुन पड़ता गया। आंखें बंद हो गईं, हर तरफ अंधेरा था, जैसे सियाह मखमल का कोई पर्दा हो, जैसे बिना तारों की रात का आसमां हो। कितने घंटे गुजरे, कितना पहर बीते, वो नहीं जानता था। जब हसासियत लौटी तो पलकों से ढेर सारा बोझ उतरा। उसने धीरे से आंखें खोली। वो अस्पताल के लिबास में ही था, मगर कमरा मुख्तलिफ था। उसने पलकें झपकाईं। धुंधला मंजर वाज़ा हुआ। वो अब देख सकता था। क्या उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था? सिस्टर उसे जागते देखकर फौरन बाहर चली गई। उसकी वापसी उसके सर्जन के साथ हुई। हो गया? उसने डॉक्टर के देखते हुए लबों को जरा सी जुम्बुश दी। नहीं, हमने ऑपरेट नहीं किया। डॉक्टर उसके करीब आए और बताने लगे, तुम बेहोशी के दौरान बार बार कह रहे थे हम तुम्हें जाने दें, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, इसके बाद में ये ऑपरेशन नहीं कर सकता था, रिस्क फैक्टर तुम जानते हो। ओह, एक थकी हुई सांस लबों से खारिज करके उसने आंखें मूंद ली। तुम कुछ वक्त ले लो, खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लो, फिर हम सर्जरी कर देंगे। आप ठीक कह रहे हैं। उसने इस बात में सर हिला दी। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वो अपने होटल वापस चला आया। डॉक्टर ठीक कहता था। उसे ये खतरा मोल लेने से कबल खुद को मुकम्मल तौर पर राजी करना था। होटल के कमरे में बैठे उसने अपना तुर्की वाला नंबर ऑन किया और एक एक करके वॉइस मैसेज सुनने लगा। जो नंबर बंद होने पे कॉल्स रिकॉर्ड करवाए जाते थे। चौथा मैसेज मम्मी का था, जहान क्या तुम शहर में हो? तुम्हारे अब्बा की तबीयत बिगड़ गई है, मैं उन्हें अस्पताल ले जा रही हूँ। वो एकदम सीधा होकर बैठा और जल्दी से अगला मैसेज खोला, जहान तुम्हारे अब्बा की डेथ हो गई है। उसे लगा किसी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया है। वो बिल्कुल सुनसना सा रह गया। मम्मी के मैसेजेस एक के बाद दीगर फ़ोन पे चल रहे थे। मैं बॉडी लेकर पाकिस्तान जा रही हूँ, तुम जहाँ हो कोशिश करना कि जनाजे पे पहुँच जाओ। अल्फाज थे अचाबुक। उसकी माँ को उसकी कितनी ज़रूरत थी। वो कितनी अकेली होंगी, वो कितनी दुखी होंगी, सब बेहिसाब था। वो मुश्किल वक्त में उनके पास नहीं जा सका था। वो मुश्किल वक्त में कभी उनके साथ नहीं होता था। अब्बा चले गए और वो उनका आखिरी चेहरा भी नहीं देख सका। जिंदगी भी बाज दफ़ा हमारी मर्जी से ज़्यादा कुर्बानियाँ मांग लेती है। पाकिस्तान जल्द अज जल्द पहुंचना आसान ना था। उसकी आज़ादी की डोर किसी और के हाथ में थी। इजाज़त, प्रोटोकॉल, एहतियात और अब्बा के जनाजे के तीसरे दिन इस्लामाबाद पहुंच सका। अगर वो डीएक्टिवेट ना होता तो शायद तब भी ना पहुंच सकता। जब हया की दोस्त की डेथ हुई थी तब हालात फ़र्क थे, अब हालात दूसरे थे। उस रात जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो सबसे पहले उसने हया को कॉल की। वो उसके घर का रास्ता जानता था, मगर उसको पहले कब्रिस्तान जाना था। वो पिछले 3-4 रातों से मुसलसल हालत सफ़र में था और बेमुश्किल सो पाया था। सरदर्द भी वैसा ही था। उसे अपने बाप और दादा से मिले बगैर सुकून नहीं मिल सकता था। हया खामोश खामोश सी थी। उसकी खफगी
गुरेज संजीदगी और वो सब समझ रहा था। वो उसे कब्रिस्तान ले गई, अपने बाप और दादा की कब्रों के सामने पंजुम के बिल बैठे उसने बहुत से बीते लम्हों को याद करना चाहा। तल्ख बातें, कड़वे लम्हे, अधूरी यादें, पूरे दुख। वो घर आए तो हया ने उसका कमरा दिखाया। वो जूतों समेत बिस्तर पे उस इरादे से लेटा कि अभी चाय पिएगा, फिर मम्मी के उठने का इंतजार करेगा। वो फजर पे उठेंगी तो वो उनसे मिल लेगा, मगर थकन और सरदर्द के बाद उसकी वहीं आंख लग गई। जब वो जागा तो दोपहर हो चुकी थी। साइड टेबल पे अभी तक चाय की प्याली रखी थी। हया उसके लिए फौरन चाय ले आई थी। इसका मतलब था उसकी खफगी इतनी नहीं थी कि वो उसे दूर न कर सके। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो फुरकान मामू समेत सब वहाँ थे। हया घर पे नहीं थी, वो अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे गई थी। हया और हया की शौक। फुरकान मामू और साइमा मोमानी उन बातों बातों में काफ़ी सुना गए। उनके नज़दीक उसका रवैया काबिल मजम्मत था। बेटा बाप के जनाजे पे ना पहुंचे, ऐसी भी क्या मसरूफियत, वो खामोश रहा। रात खाने पे फातिमा मामी ने उसका प्रोग्राम पूछकर बहुत अपनायत से कहा था, अलग अपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, यही घर है सभी का। वो कितने ही दिन बाद पहली दफ़ा मुस्कुराया। वक्त कैसे बदलता है, लोग कैसे बदलते हैं, रिश्ते कैसे बदलते हैं। फातिमा मानी की ख्वाहिश भी बजा थी, मगर उसे लगता था कि इसके नसीब में पाकिस्तान में रहना लिखा ही नहीं। शायद जब वो तुर्की के लिए नकारा हो जाए तो कुछ अरसा यहाँ रह जाएगा, मगर अपने प्लान्स वो उन लोगों से अभी शेयर नहीं करना चाहता था। हया उससे वैसे ही खिंची खिंची रहती थी, कभी शॉपिंग के बहाने, कभी किसी और काम के लिए वो उसको साथ ले जाता। इससे हल्के फुल्के अंदाज में बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो रिजर्व रहती थी। वो इंतजार कर रहा था कि कब वो अपने दिल की भड़ास उससे निकालती है, मगर वो खामोश थी। हाँ, जब भी वो उसे देख रहा होता वह महसूस करके चौंकती और फौरन उसकी तरफ देखती, मगर उसके चौंकने पे गर्दन मोड़ने तक वो निगाहों का जाविया बदल चुका होता था। बिलाखिर फुरकान मामू की बेटी के मंगनी की रात उसने हया से बात करने का फैसला किया। वो कॉफी बनाकर उसके पास आया और उसने देखा हया ने वही मोतियों वाली इयररिंग्स पहन रखे थे जिनकी वजह से आयशा बहुत हर्ट हुई थी। वो दोनों छत पे झूले पे जा बैठे थे तो उसने तैयब हबीब का जिक्र छेड़ा कि उसको कैसे जानती है। अब्दुर्रहमान पाशा उम्मतुल्ला हबीब पाशा का बेटा। हया की बात पे वो चौंका। अब्दुर्रहमान, ओह वो गलत समझी थी उसने। तैयब हबीब के तस्वीरों को अब्दुर्रहमान समझा था तो वो तस्वीर ही नहीं बनवाता था। सिर्फ एक तस्वीर थी भारी के पास उसके, वरना घर में तो सारी तस्वीर तैयब हबीब की थी। जवाब में वो उसे पूरी रुदात सुनाएगी। वो बिल्कुल खामोशी से सुने गया। वो सबसे पहले ये जानता था सो क्या तबसरा करता। सिर्फ एक बात नहीं थी, हया ने पाशा बे पे काफ़ी उल्टी थी। वेरी गुड, पाशा बे ने ये बात नहीं बताई थी, मगर वो अपनी बीवी की खुदादा सलाहियतों को कैसे भूल गया। हाँ ना, अभी तक वो यूएसबी फ्लैश नहीं खोली थी, सो वो चंद आदमी सच्चे आदि फर्जी वजाहतों से उसको वक्ती तौर पर मुतमईन करके बात ख़त्म कर गया। असल बात यह थी कि उसके दरमियान एतबार का रिश्ता कायम हो चुका था। हाँ ने अपनी तरफ की सारी कहानी सुना डाली थी। वो अभी अपनी कथा सुना चुका था, मगर हाँ ने अभी वो नहीं सुनी थी। सुलेमान मामू को जाने किस बात पे रोहेल पे शक पड़ गया था। उन्होंने उससे पूछा, मगर वो दामन बचा गया। वो अपनी ढील निभानी थी, मगर मामू को इल्म ही हो गया था उनकी रोहेल से अच्छी खासी बहस हुई और फिर वो एकदम ढेर से गए। फातिमा मानी और हया पे वो दिन बहुत भारी थे। वो दुख से निढाल थी। क्या हुआ? सुलेमान मामू उनके बुरे दिनों में उनके साथ नहीं थे और मामी तो उनके साथ दे सकते थे ना। वो जानता था जब बाप नाकारा हो जाता है तो रिश्तेदार तब्दील हो जाते हैं। उसने हया को अपने रिश्तेदारों से होशियार रहने का कहा और फिर हालात ऐसे बनते गए कि हया ने अपने अब्बा के ऑफिस जाना शुरू कर दिया। उसने जहान से मदद मांगी, मगर वो पीछे हट गया। उसको चंद दिन में वापसी तुर्की चले जाना था, इसलिए बेहतर था वो खुद को अपनी बीवी की बैसाखी ना बनाए। आजकल उसने हया से उसकी कार ले रखी थी। उसे अपने कामों के लिए जाना होता था, सो ये उसे कार हथियानी थी। और हया क्वारी को अटेंड करना दुनिया का सबसे आसान हया को इरिटेट करना दुनिया का सबसे आसान काम था। और वो उसकी डिक्टेशन से इतना तंग पड़ी कि कार की चाबी आज खुद उसके हवाले कर दी। उस रात जब वो घर पहुंचा तो देखा वो सीढ़ियों पे सर झुकाए बैठी थी। करीब पहुंचने पे हया की गाड़ी उसमें देखा वो रो रही थी। वो एकदम बहुत परेशान हो गया, शायद उसने वीडियो कॉल ली हो और अब वो नाराज हो। वो कुछ भी बताया बिना अंदर भाग गई। उसने फौरन मम्मी को जान लिया। उसकी ज़ुबानी मालूम हुआ कि फुरकान मामू ने वही किया था जो हमेशा करते थे। उसे बहुत दुख हुआ, सोचा सुबह हया से बात करेगा, मगर सुबह जल्दी ऑफिस चली गई। सो दोपहर में उसने हया को लंच पे बुलाया। उसे अपनी बीवी को कुछ खास बताना था। जब वो बता चुका तो खाना आ गया। वो नकाब के अंदर से बहुत इत्मीनान और सुकून से खा रही थी। फिर एकदम वो बोली, तुम्हें अच्छा लगता है मेरा यूं नकाब लेना? वो बेख्तियार चौंका और फिर उसने तायीद तो कर दी, मगर वो उलझ गया था। क्या वो नकाब उसके लिए करती थी? वही पुराने शिक करने की आदत। वो वाक़तन कदरे बे यकीन हो गया था। फिर भी उसने सोचा कि जाने से काबिल हया इस बारे में बात ज़रूर करेगा। जिस दिन उसकी नाना की बरसी थी उसी शाम फातिमा मानी उसे लाउंज में रोक लिया। वो ज़रा जल्दी में था, मगर इतना ही नहीं कि उनकी बात ना सुनता। अभी उसकी फ़्लाइट में वक्त था। मम्मी को उसने सुबह ही बता दिया था और हया को वो बता देगा अगर मुलाकात हुई, नहीं तो मम्मी बता देंगी।
क्या तुम हया को समझा नहीं सकते? फातिमा मौनी बहुत मान से उसको कह रही थी कि वो हया को समझाए ताकि वो अपनी जिद छोड़ दे। वो तहम्मुल से सुनता गया। हया आ गई तो ममानी चली गई। दोनों के दरमियान जरा तनाव था। उनके जाने के बाद कुछ सोचकर उसके पास आया। उस रात बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इतनी बरसती बारिश के दौरान उसने हया से जानना चाहा आया कि वो उसके नकाब छोड़ सकती है। उसने ये नहीं कहा कि वो ऐसा चाहता है, बस यही कह गया कि अगर वो ऐसा कहे। मगर चंद ही लम्हों में उसे अंदाजा हो गया कि उसके लिए यह सब नहीं कर रही। उसे जहान की मॉरल सपोर्ट भी नहीं दरकार थी। उसने खुद को बहुत मजबूत कर लिया था। अब मजीद क्या परखना, कोई वजाहत, कोई उम्मीद, कुछ भी थमाए बगैर वो वहां से चला आया। उसे जाना था, उसका काम उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ से उसे इस्तांबुल जाना था। अगर वहां कुछ करने को ना रह गया तो वो वहीं चला जाएगा जहाँ के बारे में चंद रोज कबल वो हया को बता चुका था। वो उस पाक स्पाई की तरह किसी गुमनाम कब्र में नहीं दफन होना चाहता था। अगर वो वापस नहीं आता तो कम से कम उसकी बीवी को इतना तो मालूम हो कि उसकी कब्र कहाँ ढूंढनी है।